नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSY आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो हम लोग चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की जो लिपि है कौन सी? देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। ठीक, ये तो आप लोग जानते हैं। अब हिंदी भाषा से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कब बनाया गया, जैसे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। तो अनुच्छेद नंबर 343 में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बताइए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, ये भी आप लोग बताएंगे। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी जो सम्मेलन है, जो पहला विश्व हिंदी जो सम्मेलन है, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 को हुआ था। आपसे पूछे कहाँ पे हुआ था, तो ये नागपुर में हुआ था। और नागपुर कहाँ पे है? ये नागपुर भारत के महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में ये हुआ था। ठीक, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि है। कौन सी? देवनागरी लिपि। और राष्ट्रीय भाषा दिवस, राष्ट्रीय भाषा किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया? तो अनुच्छेद नंबर 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक, अनुच्छेद नंबर 343 में से राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर के दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो ये 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक, आपसे पूछे कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ और महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र कहाँ पे? इंडिया का एक राज्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखिए ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है कहाँ से हुई थी? एथेंस से हुई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस से हुई थी। और एथेंस कहाँ पे है? यूनान में पड़ता है। और बात करें ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 से हुई थी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत ओलंपिक में कब भाग लिया? भारत कब भाग लिया ओलंपिक खेलों में? तो भारत सन 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 4 वर्षों में होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों में एक बार होता है। ठीक, और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपसे पूछे कहाँ पे है? आपसे पूछे कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक, तो ये आप लोग बताएंगे। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये आप लोग बताएंगे। तो ये कहाँ पे है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। तो आपसे पूछे ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एथेंस यूनान से। 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। और भारत ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरुआत कब से किया? 1900 से, सन 1900 से। और ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? 4 वर्षों में एक बार होता है। और राष्ट्रीय ओलंपिक्स, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ये आप लोग बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने? दयानंद सरस्वती ने दिया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ठीक, अब आपसे पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने कब किया था? 1875 में किया था। आप लोग बताएंगे कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इनका मूल नाम मूल शंकर था। ठीक, आप लोग बताएंगे कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो ये भी किसने की? तो आपके दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक,
और देख लेते हैं यहाँ पे साथ में, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने, दयानंद सरस्वती ने दिया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया, कब किया, 1875 में। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर था, और इनकी जो रचना था वो क्या है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है दयानंद सरस्वती की। ठीक बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की। तो जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया। किसने, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने इसकी रचना की थी। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि आनंद मठ की रचना किसने किया था, आपसे पूछे कि आनंद मठ की रचना किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे कि आनंद मठ की रचना किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था इसकी रचना। किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था आनंद मठ की रचना। आपसे पूछे कि यहाँ पे गीतांजलि की रचना किसने किया था, गीतांजलि की रचना किसने किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की। आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो चाणक्य ने किया था अर्थशास्त्र की रचना। चाणक्य या विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य इनका और नाम है। आपसे पूछे कि मेघदूत की रचना किसने किया था, तो कालिदास ने किया था, मेघदूत की रचना कालिदास ने किया था। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने इसकी रचना किया था। आपसे पूछे कि आनंद मठ की रचना किसने किया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना किया था। और वंदे मातरम इसी में संकलित है। गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और यहाँ पे आपका राष्ट्रीय गीत जनगण मन अधिनायक जो है इसमें है। ठीक, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, राष्ट्रीय गान इसमें संकलित है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य है। और मेघदूत के लेखक कौन है, कालिदास है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। यूरिया को फिल्टर करने का कार्य कौन करता है, तो यहाँ पे साइंस का प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे साइंस के से संबंधित हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो यूरिया को फिल्टर करने का काम कौन करता है, गुर्दा करता है। यूरिया का फिल्टर करने का काम गुर्दे का है। और बात करते हैं, इसे किडनी भी बोलते हैं, ठीक। तो आप लोग बताएंगे कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। ठीक, तो ये आप लोग बताएंगे किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। ठीक, और आप लोग बताएंगे कि जो किडनी में पथरी होती है, उसे क्या बोलते हैं, जो किडनी की पथरी होती है उससे क्या बोलते हैं, तो किडनी की जो पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक, कैल्शियम ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। आपसे पूछे कि रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है, रक्त को शुद्ध करने की काम कौन करता है, तो रक्त को जो शुद्ध करने का काम है वो किडनी करता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का कार्य कौन करता है, तो गुर्दा यानी कि किडनी करता है। और किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है किडनी की कार्यात्मक इकाई। आपसे पूछे कि किडनी की जो पथरी होती है किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है, किडनी रक्त को शुद्ध करता है। और हार्ट का क्या करता है, हृदय क्या करता है, हृदय का कार्य होता है रक्त को पंप करना। ठीक, रक्त को पंप करना ये हृदय का काम है। ठीक, कितनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछे कि गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी। 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। अब गांधी जी से संबंधित प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं। आपसे पूछे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये डेट भी कई बार पूछा जाता है क्योंकि गांधी जी से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, इनका पूरा नाम क्या था, तो गांधी जी का जो पूरा नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, ये गांधी जी का पूरा नाम था, क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, ये गांधी जी का पूरा नाम था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी ये गांधी जी का पूरा नाम था। ठीक, और हम लोग गांधी जी कहते हैं। और इनका उपनाम क्या था, गांधी जी का उपनाम क्या था, तो गांधी जी का जो उपनाम था वो बापू था। गांधी जी का उपनाम बापू था। आपसे पूछे कि गांधी जी के राजनीतिक, यहाँ पे आपसे पूछे कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि है वो किसने दिया था, तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक,
तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएंगे कि गांधी जी के बारे में आप लोग बताएंगे कि इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी। कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो कैसर ए हिंद की पहले उपाधि देख लेते हैं। तो कैसर ए हिंद की उपाधि इसे ब्रिटिश सरकार ने दिया था। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था गांधी जी को, ब्रिटिश सरकार ने। आपसे पूछे कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कह के किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किए थे। देख लेते हैं आपसे, यहाँ पे देखिए अखिल भारतीय, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? 1932 में की थी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और गांधी जी का उपनाम क्या था? गांधी जी का उपनाम बापू है। और बात करते हैं गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम है। कैसर ए हिंद की उपाधि इन्हें किससे मिलती है? ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाती है। और राष्ट्रपिता कह के इन्हें सबसे पहले किसने संबोधित किया? तो राष्ट्रपिता कह के इन्हें सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया। और महात्मा की उपाधि इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। ठीक। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में। और आपसे पूछे कि साबरमती की आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की गई थी। और अहमदाबाद कहाँ पे? गुजरात में। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ? ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? आपसे पूछे एग्जाम में कि जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे उनका क्या नाम था? तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे। ठीक। और इन्हें अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कह के किसने संबोधित किया था? विंस्टन चर्चिल ने इन्हें गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और पूना पैक्ट के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ये 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट भी 1932 को हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। तो एक बार देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि साबरमती की आश्रम की स्थापना कब हुई? 1917 में हुई। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया? गांधी जी ने। साबरमती महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। आपसे पूछे साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? अहमदाबाद में की गई। और जो अहमदाबाद है किस राज्य में है? गुजरात में है। और राष्ट्रपिता इन्हें सुभाष चंद्र बोस कह के संबोधित करते हैं। और राजनीतिक गुरु गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। अर्धनग्न फकीर कह के गांधी जी को किसने संबोधित किया? तो विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 को हुआ। और गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। ठीक। आपसे पूछे कि भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया? तो भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह पूछे तो 1917 में किया था। और कहाँ पे? चंपारण बिहार में किया था। चंपारण जिला बिहार में है ना। चंपारण बिहार में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह किया। भारत में सबसे पहले सत्याग्रह किया। आपसे पूछे कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ? तो ये दोनों अलग अलग जवाब है। प्रथम सत्याग्रह पूछे तो आप लोग बताएंगे कि 1906 में किए थे। और कहाँ पे किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, वहां पे गए हुए थे कुछ दिन के लिए। तो दक्षिण अफ्रीका में ये पहला सत्याग्रह किए। लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में वो करते हैं। और कहाँ पे? चंपारण बिहार में। और बात करते हैं यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। और 9 जनवरी के दिन ही क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इनके यहाँ वापस आने की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी के दिन मनाते हैं। ठीक। और आप लोग बताएंगे कि गांधी जी की जो समाधि है वो कहाँ पे स्थित है? तो गांधी जी की जो समाधि है वो राजघाट है। और राजघाट कहाँ पे है गांधी जी की समाधि? दिल्ली में। ठीक। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। अब देख लेते हैं। और भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह गांधी जी का कब हुआ था? 1917 में। कहाँ पे हुआ था? चंपारण में। और चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक। और गांधी जी का सर्वप्रथम सत्याग्रह 1906 में हुआ। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और गांधी जी की समाधि का नाम है राजघाट। और राजघाट कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इन सारी चीजों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं गांधी जी का सर्वप्रथम भूख हड़ताल कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। गांधी जी का जो सर्वप्रथम भूख हड़ताल है
अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद आंदोलन जब ये कर रहे थे तो गांधी जी ने सबसे पहले सर्वप्रथम भूख हड़ताल शुरू किया था। आपसे पूछे कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1920 में किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब किया था, तो 9 अगस्त 1942 को किया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था। और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया, करो या मरो का नारा लगाया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। करो या मरो का नारा आपसे पूछे किसने लगाया, तो गांधी जी ने लगाया। ठीक, तो इन सारी चीजों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार देख लेते हैं, सर्वप्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी ने किया। और बात करते हैं असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई और इसमें करो या मरो का नारा गांधी जी ने लगाया। ठीक, करो या मरो का नारा गांधी जी ने लगाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने गांधी जी, तो 1924 में बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। और ये कहाँ के अधिवेशन था, बेलगाम अधिवेशन था। और बेलगाम कहाँ पे, कर्नाटक में ये अधिवेशन चल रहा था। वहां पे ये गांधी जी यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र बार अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। एकमात्र बार ये अध्यक्ष बने। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एकमात्र बार ये अध्यक्ष बने। और देख लेते हैं आपसे, तो गांधी जी के बारे में तो सबसे पहले प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, दांडी यात्रा गांधी जी ने कब शुरू की। तो दांडी यात्रा के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, दांडी यात्रा गांधी जी ने कब शुरू की। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला है। 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये गांधी जी ने दांडी यात्रा की। और दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये साबरमती जो आश्रम था, साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक चला था। साबरमती आश्रम से कहाँ तक, दांडी तक चला था। ठीक, ये दांडी यात्रा। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, तो मील में आप देखेंगे, मील 241 मील की इसके बीच में दूरी थी। और इन्हें तय करने में कुल कितना दिन का समय लगा था, इस यात्रा को तय करने में 24 दिन का समय लगा था। और इसके साथ गांधी जी के साथ किसने अनुयायी ने इसमें भाग लिया था, तो गांधी जी के साथ कुल 79 अनुयायी इसमें चले थे। ठीक, तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं एक बार साथ में, तो आपसे पूछे कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र बार अधिवेशन 1924 में बेलगाम अधिवेशन में किया। बेलगाम कहाँ पे, कर्नाटक में। और दांडी यात्रा गांधी जी ने कब शुरू की थी, तो 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चली। और कहाँ से कहाँ तक, साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक ये यात्रा चली। कुल इनके बीच में दूरी 241 मील थी और ये कुल 24 दिन की यात्रा थी। और इसके साथ अनुयायी 79 लोग गांधी जी के साथ अनुयायी थे। ठीक, वहाँ पे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 79 सदस्य इसमें शामिल थे दांडी यात्रा में। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश की असली सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो सर्वाधिक देशों के साथ असली सीमा लगने वाले 2 देश हैं, एक चीन है, एक रूस है। ठीक, चीन और रूस ये दोनों कितने देशों के साथ सीमा बनाते हैं, तो ये दोनों 14 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछे यहाँ पे चीन, यहाँ पे उठाते हैं हम लोग, चीन को लेते हैं और चीन से संबंधित प्रश्नों को आप लोग देखेंगे। तो चीन की राजधानी आप लोग बताएंगे कहाँ पे है। चीन की राजधानी कहाँ पे, बीजिंग में है। चीन की राजधानी कहाँ पे, चीन की राजधानी बीजिंग में है। ठीक, और आप लोग बताएंगे कि चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो संघाई को कहा जाता है चीन का मैनचेस्टर। आपसे पूछे कि विश्व का चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो चीन का सबसे बड़ा शहर कौन हो जाएगा, संघाई हो जाएगा। चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई हो जाएगा। आपसे पूछे कि चीन का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है, यानी कि चीन का सबसे बड़ा पत्तन यानी कि चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो चीन का पूछे या फिर विश्व का पूछे तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन हो जाएगा, संघाई बंदरगाह हो जाएगा। और ये कहाँ पे, ये विश्व का भी सबसे बड़ा बंदरगाह है और चीन का भी सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक, और बात करिए किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये यांगसी नदी के किनारे बसा हुआ है, यांगसी नदी पे ये बना हुआ है। और यांगसी नदी की बात करें तो इसे
यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक, एशिया की सबसे लंबी नदी है। और ये आप लोग ध्यान देंगे कि ये चीन में बसा हुआ है, एशिया की सबसे लंबी नदी। और यहाँ पे चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, ये भी आप लोग बताएंगे कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, हांगो नदी को कहते हैं। चीन का शोक हांगो नदी को कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, हांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग साथ में आपसे पूछे कि किस देश की असली सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। चीन और रूस दो ऐसे देश हैं जिनकी सीमा 14 देशों के साथ लगती है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। और चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहा जाता है। और चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई है। चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह या पत्तन भी बोलते हैं, इसे बंदरगाह भी बोलते हैं, संघाई है। और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह भी संघाई है। आपसे पूछे किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यांगसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी है। और चीन का शोक किसे कहते हैं, वांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। और बैरोमीटर में तेजी के साथ गिरावट जब होता है तो किस चीज का संकेत होता है, तो बैरोमीटर में जो तेजी के साथ गिरावट होता है वो किसका संकेत होता है, तूफान का संकेत होता है। किसका, तूफान का संकेत होता है। अब देखेंगे यहाँ पे वायुमंडलीय दाब का मापन किसमें किया जाता था, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। ठीक, वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है किससे, बैरोमीटर से किया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग बताएंगे कि जो बैरोमीटर है इसकी खोज किसने की थी, तो बैरोमीटर की खोज किसने की थी, टेरिसेली ने किया था। बैरोमीटर की खोज कब किया था, 1644 ईस्वी में। और टेरिसेली कहाँ पे, इटली में खोजा गया था। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे 1644 में इटली में खोजा गया था। और अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर किसे कहते हैं, तो यहाँ पे बताएंगे कि अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर किसे कहते हैं, तो शेयर बाजार को कहते हैं। अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर किसे कहते हैं, शेयर बाजार को कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं, बैरोमीटर की तेजी के साथ गिरावट तूफान का संकेत होता है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। बैरोमीटर की खोज टेरिसली ने 1644 में इटली में ये खोज किया गया था। अर्थव्यवस्था का जो क्या नाम है, बैरोमीटर है, उसे शेयर बाजार को कहा जाता है। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, यहाँ पे देखिए मरुस्थल की बात कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखते हैं। और ये संकेत कर रहा है भारत में जो मरुस्थल स्थित है, थार का मरुस्थल राजस्थान में, उसकी ओर। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो दक्षिण एशिया का जो मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है। और थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, ये राजस्थान राज्य में, भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक, राजस्थान राज्य में स्थित है। आपसे पूछे कि जो थार का मरुस्थल है इसे क्या कहा जाता है, इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं थार मरुस्थल को, तो यहाँ पे देखिए आप लोग बताएंगे कि मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है। मरुस्थल की राजधानी जो है किसे कहा जाता है, तो मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर को कहते हैं। जैसलमेर को कहते हैं मरुस्थल की राजधानी। जैसलमेर कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, एक जिला है जैसलमेर। ठीक, और बात करते हैं सहारा मरुस्थल कहाँ पे है। सहारा मरुस्थल आपसे पूछे कहाँ पे है, तो सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, ये अफ्रीका महाद्वीप का मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप का मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। आपसे पूछे कि यहाँ पे, और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। और आपसे पूछे कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये भी अफ्रीका में स्थित मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल भी कहाँ पे, अफ्रीका में स्थित है। इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, कहाँ पे, राजस्थान राज्य में, भारत में स्थित है। और बात करते हैं थार मरुस्थल की, इसे एक ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। और मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर को कहा जाता है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल भी अफ्रीका में स्थित है, इसमें बुशमैन जनजाति पाई जाती है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है। आपसे पूछे कि रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये भी असम में स्थित है। आपसे पूछे कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, मानस
नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछे कि बिहू त्योहार कहाँ पे मनाए जाते हैं, तो असम में बिहू त्योहार मनाए जाते हैं। कहाँ पे? असम में बिहू त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक, आपसे पूछे कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो असम है जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। ठीक, तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। रायमोना नेशनल पार्क असम में है। मानस नेशनल पार्क असम में है। बिहू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। और जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना था। ठीक, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी की बात करें तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। किस दिशा में? ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ठीक, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी घूमती है। ठीक, अब पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। अब पृथ्वी के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। अब बताएंगे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी भी बोला जाता है। ठीक, और ये सबसे गर्म ग्रह है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब पृथ्वी पे उष्मा का संचरण कैसे होता है? पृथ्वी पे उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो पृथ्वी पे उष्मा का संचरण जो है ये विकिरण विधि के द्वारा होता है। पृथ्वी पे उष्मा का संचरण विकिरण विधि के द्वारा होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे बताएंगे, आप लोग बताएंगे पृथ्वी गोलाकार है, ये किसने बताया? पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी का आकार गोल है, ये किसने बताया था? तो पाइथागोरस ने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है। ठीक, और पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितने समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भू स्थिर जो उपग्रह छोड़े जाते हैं पृथ्वी से, भू स्थिर जो उपग्रह छोड़े जाते हैं पृथ्वी से, भू स्थिर उपग्रह जो छोड़े जाते हैं उसकी पृथ्वी से जो है ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर की ये ऊंचाई पे होती है। ठीक, इसे छोड़ा जाता है। और पृथ्वी पे जल कितने भाग पे है? पृथ्वी पे जल कितने भाग पे? आपसे पूछे 71% भाग पे जल है। और पृथ्वी पे स्थलीय भाग कितना है? स्थल कितने भाग पे है? तो 29% भाग पे भी पृथ्वी पे स्थल है। तो ये सारी चीजें आप लोग भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो आपसे पूछे कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। और बात करें पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। और पृथ्वी पे जो उष्मा का विकिरण है, पृथ्वी पे उष्मा का संचरण है विकिरण विधि के द्वारा होता है। ठीक, अब बात करें पृथ्वी गोलाकार है, ये किसने बताया? पाइथागोरस ने बताया कि आपकी पृथ्वी गोलाकार है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भू स्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई है वो कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। और पृथ्वी को 1 देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। और पृथ्वी पे स्थल की बात करें तो ये 29% है। और यहाँ पे जल की बात करें तो पृथ्वी पे 71% भाग पे जल पाया जाता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात की निर्माण करती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। और नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं, नर्मदा एंड ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो अब ये अपने भ्रंश घाटी में बहते हुए ये किस दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं? ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। किस दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर। जो प्रायद्वीपी भारत का ढाल है वो पूर्व दिशा की ओर है। जो प्रायद्वीपी भारत का जो ढाल है वो पूर्व दिशा की ओर, लेकिन नर्मदा और ताप्ती ये दोनों पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई जाती हैं। तो ये दोनों अपने भ्रंश घाटी में बहती हैं और पश्चिम की ओर ये अपने बहते हुए और खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी अपना जल गिराती है। और कहाँ पे ये अपना जल किस में गिराती है? खंबात की खाड़ी में गिराती है। और ये नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि जो आपके ये सारी नदियां हैं ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और क्योंकि इनका जो वेग होता है काफ़ी तीव्र होता है और ढाल काफ़ी ऊंचा होता है, मंद ढाल नहीं होता है। और नर्मदा नदी के किनारे एक मंदिर है, नर्मदा नदी के किनारे एक मंदिर है जिसे क्या कहते हैं? महाकालेश्वर मंदिर।
महाकालेश्वर मंदिर आपसे पूछे किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत को, जो ये प्रायद्वीपीय भारत है इसे दो भागों में बांटती है। प्रायद्वीपीय भारत को नर्मदा नदी दो भागों में बांटती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, दो भागों में ये बांटने का काम करती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि कौन सी नदी कपिल जलधारा का प्रपात बनाती है, तो नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात बनाती है। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। और नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नर्मदा ताप्ती नदी ऐसी दो नदियां हैं जो अपने भ्रंश घाटी में बहती हैं, या फिर इसे भ्रंश द्रोणी भी कहते हैं। ये पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर ये बहती है। और प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में ये बांटने का काम करती है नर्मदा नदी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की पवित्र नदी कौन है, तो गंगा नदी है। गंगा मैया भारत की पवित्र नदी है। उद्गम कहाँ से हुआ है गंगा नदी का, तो गंगोत्री हिमानी से हुआ है, गंगोत्री हिमनद से हुआ है इनका उद्गम। ठीक, गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम हुआ है। ठीक, और बात करते हैं इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया, तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया। ठीक, और बात करते हैं गंगा नदी की लंबाई कितनी है, गंगा नदी की लंबाई आपसे पूछे कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत के कुल कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, भारत के कुल 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। ठीक, और यहाँ पे बात करते हैं इस गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको उस बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, इसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और जमुना और फिर पद्मा की जो संयुक्त धारा होती है मिलके एक धारा का निर्माण करती है, और इस धारा को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए भारत की पवित्र नदी गंगा नदी है, इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री हिमनद से, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, गंगोत्री के पास यहाँ पे गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। बात करते हैं इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और भारत के कुल 5 राज्यों में बहती है। बांग्लादेश में नाम गंगा को पद्मा कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और जमुना और पद्मा की जो धारा है मिलकर किस नदी का निर्माण करती है, मेघना नदी का निर्माण करती है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहाँ पे होता है, तो भागीरथी जो अलकनंदा का मिलन देवप्रयाग में होता है, देवप्रयाग में। और इसके बाद जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन होता है, तो यहाँ के बाद से यहाँ पे गंगा नदी का निर्माण होता है। तो ये नदी हो जाती है गंगा नदी। तो गंगा नाम से ये नदी आगे बढ़ती है। आप लोग और प्रश्न बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि सांगपो किस नदी को बोलते हैं, सांगपो किस नदी को बोलते हैं, सांगपो, तो सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं, सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। कहाँ पे बोलते हैं इसे सांगपो नदी, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी बोलते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, अरुणाचल प्रदेश में ये भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग बताएंगे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, तो बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं बिहार का शोक। क्यों, क्योंकि अपना मार्ग रातों रात बदल देता है, मार्ग बदलने के लिए इसको कोसी नदी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाद लेके आती है नदी, और ये अपने रास्ते में गाद को छोड़ती है, जिसके कारण इसका गाद यानी कि जो मटेरियल अपने साथ बहा के ले आती है उसके वजह से इसका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, और ये अपना जो मूल रास्ता होता है उसको छोड़ के दूसरे रास्ते से बहने लगती है। तो इस वजह से इसको बिहार का शोक कहते हैं, और ये वहाँ पे भारी तबाही का कारण बनता है। तो देख लेते हैं भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहाँ पे होता है, देवप्रयाग में होता है। और जो भागीरथी अलकनंदा है इसकी संयुक्त धारा जब हो जाती है तो उसके देवप्रयाग के बाद से यहाँ पे गंगा नदी का निर्माण होता है। और जहाँ पे सांगपो नदी की बात करें तो भारत के, तो सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में,
और बात करते हैं बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों बिहार का शोक कहा जाता है? क्योंकि अपने मार्ग बदलने के लिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी आपसे पूछे कि भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और यहाँ पे कहाँ पे? दिहांग गार्ज से होके प्रवेश करती है। जहाँ से प्रवेश करती है इसे दिहांग गार्ज बोलते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्रियंबक पहाड़ी से होता है। त्रियंबक पहाड़ी से होता है। त्रियंबक पहाड़ी कहाँ पे है? त्रियंबक पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? ये नासिक में स्थित है। त्रियंबक पहाड़ी कहाँ पे? नासिक में स्थित है। नासिक किस राज्य में है भारत के? तो ये महाराष्ट्र राज्य में। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है वैन गंगा और पैन गंगा इसकी सहायक नदी है। वैन गंगा एंड पैन गंगा इसकी सहायक नदी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, वैन गंगा पैन गंगा इसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो गई गोदावरी नदी। ये त्रियंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये नासिक महाराष्ट्र के पास में है। त्रियंबक पहाड़ी ये है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। इसे बूढ़ी गंगा कहा जाता है। और इसकी सहायक नदी क्या है? वैन गंगा पैन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई हमने बताया 2525 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक, और आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप है। और ये किस नदी पे बना हुआ है? माजुली नदी द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। और किस राज्य में बना हुआ है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली नदी द्वीप बना हुआ है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र यहाँ पे उठाए हैं, तो ब्रह्मपुत्र के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील से ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है मानसरोवर झील के पास से तिब्बत में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे सिंधु नदी को लेंगे और सिंधु नदी के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो भारत एंड पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा समझौता हुआ? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। और ये सिंधु जल समझौता के बारे में पूछा जाता है कब हुआ था? तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। और इसमें कुछ मानक तय किया गया जिससे ये अपना पानी का यूज करें। और ये किसने कराया था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व बैंक ने ये समझौता कराया था। तो देख लेते हैं, सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। और ये किस नदी पे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में बना हुआ है। और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? मानसरोवर झील से ये उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ है। कब हुआ है? 1960 में। और किसने कराया? वो विश्व बैंक ने कराया है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पृथ्वी की आकाश गंगा, गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो आकाश गंगा या फिर गैलेक्सी है इसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। दुग्ध मेखला कहते हैं इसे, या फिर मंदाकिनी कहते हैं। दुग्ध मेखला या फिर मंदाकिनी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला, मंदाकिनी या फिर मिल्की वे कहते हैं। ठीक, मिल्की वे कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति सर्पिलाकार होती है। सर्पिलाकार इसकी आकृति होती है। कैसी? इसकी आकृति कैसी होती है? ये आकृति सर्पिलाकार होती है। ठीक, तो ये भी आप लोग बताएंगे ये आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार इसकी आकृति होती है। और जो मंदाकिनी है इसकी जो सबसे निकट जो आकाशगंगा है
उसका नाम क्या है? जो मंदाकिनी की जो सबसे निकट आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? तो ये भी आप लोग बताएंगे कि मंदाकिनी के सबसे निकट जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? देवयानी है। देवयानी या फिर इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा बोलते हैं। ठीक, एंड्रोमेडा बोलते हैं। अब आप लोग ये बताएंगे कि जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी और देवयानी के बीच में दूरी कितनी है? तो मंदाकिनी और देवयानी के बीच में 2.2 मिलियन लाइट ईयर इसके बीच में दूरी है। ठीक, 2.2 मिलियन लाइट ईयर इसके बीच में दूरी है, यानी कि 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष मंदाकिनी और फिर देवयानी के बीच में दूरी है। और सूर्य जो अपनी आकाश गंगा है, जो सूर्य आकाश गंगा की परिक्रमा कितने देर में करता है? सूर्य आकाश गंगा की परिक्रमा कितने देर में करता है? तो सूर्य जो आकाश गंगा है इसकी परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष इसके परिक्रमा करने में समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे जो सूर्य के द्वारा जो आकाश गंगा है उसकी परिक्रमा करने में जो समय लग रहा है 25 करोड़ वर्ष, और इस काल को क्या कहते हैं? इसे एक निहारिका वर्ष कहते हैं। ठीक, एक निहारिका वर्ष कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? मंदाकिनी या फिर दुग्ध मेखला, इसको सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने सबसे पहले इसको देखा था। गैलीलियो ने सबसे पहले इन्हें देखा था। ठीक देख लेते थे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो इसे दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। दुग्ध मेखला या फिर मंदाकिनी या फिर मिल्की वे कहा जाता है। और इसकी आकृति कैसी है? सर्पिलाकार इसकी आकृति है। जो मंदाकिनी है सबसे निकट आकाशगंगा क्या है? देवयानी, या फिर इसे इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहते हैं। ठीक, और इसके बीच की देवयानी या फिर और मंदाकिनी के बीच में कितनी दूरी है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी है देवयानी और मंदाकिनी के बीच में दूरी है। जो सबसे निकट जो आकाशगंगा है वो देवयानी है, और जो मान लीजिए हमारी आकाशगंगा हो गई, और इसके जो निकट सबसे आकाशगंगा है ये किसका नाम है? क्या? देवयानी है। देवयानी, और इस देवयानी और फिर जो हमारी जो मिल्की वे है या फिर मंदाकिनी है, मंदाकिनी, इसके बीच में कितनी दूरी है? 2.2 मिलियन लाइट ईयर इसके बीच में दूरी है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये आप लोग बताएंगे। क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी, क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। चंबल किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी। क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी, चंबल यमुना की सहायक नदी, और यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? मध्य प्रदेश में जो कुंभ मेला है ये किस नदी के किनारे लगता है? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला ये क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे आपसे पूछे उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। और चंबल नदी के किनारे, क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है, और यमुना गंगा की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला ये उज्जैन में, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला ये क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में लगता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? तो विद्युत की सुचालक कौन सी धातु है? ये चांदी है विद्युत की सुचालक। अच्छी, मतलब कई धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन चांदी जो है वो जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। धातु की बात करें, जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन जो अधातु होती है वो विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। जो अधातु होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। जैसे सीसा आपसे पूछ ले क्या है? सीसा क्या होती है? तो ये अधातु है, यानी कि ये विद्युत की क्या होगी? कुचालक होगी। सीसा अधातु है तो ये विद्युत की कुचालक होगी। ठीक, आप लोग बताएंगे कि जो उष्मा की बात करें, उष्मा का जो अच्छा चालक होता है द्रव में, आप लोग बताएंगे कि द्रव में ऐसा कौन सा द्रव है कि जो उष्मा का अच्छा चालक होता है? तो ये आप लोग बताएंगे सर्वाधिक अच्छा चालक द्रव में पारा होता है। ठीक, तो ये आप लोग बताएंगे पारा द्रव में सबसे अच्छा चालक। अब अगर पूछे उष्मा का धातुओं में सबसे अच्छा चालक कौन होता है? उष्मा का धातुओं में सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो एल्यूमिनियम होता है उष्मा का धातुओं में सबसे अच्छा चालक। ठीक, तो आप लोग बताएंगे कि सिलिकॉन जो होती है,
ठीक। भारत की सिलिकॉन वैली क्या है, बेंगलुरु है। तो ये क्या होता है, ये अर्धचालक होता है। सिलिकॉन क्या होता है, अर्धचालक होता है, ठीक, जिसके आईसी चिप वगैरह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे साथ में, आपसे पूछे कि कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है, चांदी विद्युत की सुचालक है। और बात करते हैं जो सभी धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि सीसा क्या होता है, जबकि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातु क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। सीसा जैसे कि ये धातु नहीं है तो विद्युत की कुचालक है। इसी तरह सिलिका जो है वो विद्युत की अर्धचालक होती है। और धातुओं में बात करते हैं उष्मा का अच्छा चालक, जो द्रव है, जो द्रव में उष्मा का अच्छा चालक क्या होता है, पारा होता है। और धातुओं में उष्मा का अच्छा चालक क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। तो यहाँ पे गैसों से संबंधित प्रश्न देखेंगे। गोबर गैस में मीथेन गैस होती है। आपसे पूछे कि एलपीजी जो सिलेंडर आपके यहाँ होता है उसमें कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस होती है। आपसे पूछे कि कैंसर के इलाज में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, कैंसर के इलाज में कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं, तो रेडान गैस का प्रयोग कैंसर के इलाज में करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो गैस होती है, एलपीजी गैस होती है, इसमें लीकेज का पता किस लीकेज के पता के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसमें इथाइल मर्केप्टॉन मिलाया जाता है। इथाइल मर्केप्टॉन, जिससे यह गैस लीक हो तो आप लोग देखते हैं थोड़ा सा यदि कहीं से लीक होता है तो हमें पता चल जाता है, उसकी गंध से ही पता चल जाता है। तो इसमें क्या मिलाया जाता है, इथाइल मर्केप्टॉन मिलाया जाता है। आपसे पूछे कि फलों को पकाने के लिए कौन सी विटामिन पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। आपसे पूछे कि वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है, वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है वायुयान के टायरों में। ठीक, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। और बात करते हैं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं साथ में, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस। एलपीजी में ब्यूटेन गैस। और बात करते हैं कैंसर के इलाज में रेडान गैस की उपयोग होती है। लीकेज का पता लगाने के लिए एलपीजी में कौन सा गैस मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, इथाइल मर्केप्टॉन मिलाया जाता है। ठीक, इथाइल मर्केप्टॉन मिलाया जाता है इसमें, जिससे लीकेज का पता लगे। ठीक, फलों के पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए। ठीक, और बात करते हैं वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष में होता है, 6 वर्ष में होता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा को क्या कहते हैं, राज्यसभा को क्या कहते हैं, इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी विघटन नहीं होता है। इसको अस्थायी सदन कहते हैं या फिर उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, इसे द्वितीय सदन बोलते हैं, द्वितीय सदन बोलते हैं राज्यसभा को। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य का मनोनयन करता है, कितने सदस्य को मनोनीत करता है, तो ये चीजें आप लोग बताएंगे। तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो ये चीज आप लोग बताएंगे। तो राज्यसभा में इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और बात करते हैं कि राष्ट्रपति, यहाँ पे राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो देखिए जो राज्यसभा होता है उसका जो सभापति होता है वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। उसके सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। ये आर्टिकल नंबर 64 में कहा गया ये बात। ठीक, और बात करते हैं पहले उपराष्ट्रपति यहाँ पे कौन बने थे, तो पहले उपराष्ट्रपति भारत के कौन थे, यस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और इस वजह से ये प्रथम सभापति बने थे कौन, राज्यसभा के प्रथम सभापति। और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद कितने में चर्चा है, तो राज्यसभा के बारे में जो चर्चा है अनुच्छेद नंबर 80 में राज्यसभा के बारे में चर्चा है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़े। आपसे पूछे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष में होता है, 6 वर्ष में। राज्यसभा को क्या कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं या फिर उच्च सदन भी बोलते हैं, और द्वितीय सदन भी इसे बोला जाता है। और राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और प्रथम सभापति कौन थे, तो सभापति जो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल नंबर 64 में ये बात बताई गई है। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इस वजह से ये यहाँ के प्रथम उप सभापति बने थे। और राज्यसभा के बारे में जो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 80 में राज्यसभा के बारे में चर्चा है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस खेल में
ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो हॉकी में भारत 8 बार पदक जीता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे भारत विश्व में पहला ओलंपिक में पदक कौन जीता था। विश्व में पहला ओलंपिक पदक कौन जीता था, ये आप लोग बताएंगे कि विश्व में पहला ओलंपिक पदक कौन जीता था। तो विश्व में जो पहला ओलंपिक पदक विजेता था वो कौन था, जेम्स कॉलोनी था। ठीक, जेम्स कॉलोनी था ओलंपिक में, जेम्स कोनाली था इसका नाम, और ये ओलंपिक में विश्व में सबसे पहले पदक जीतने वाला व्यक्ति था। ठीक, और आप लोग बताएंगे कि 2012 में जो ओलंपिक हुआ था, 2012 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो 2012 में ओलंपिक का आयोजन लंदन में हुआ था। और 2016 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, रियो में हुआ था। और 2020 का ओलंपिक है वो कहाँ पे हुआ था, तो ये आपके जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। और ये टोक्यो कहाँ पे, जापान में है। टोक्यो जापान में, रियो कहाँ पे, ब्राजील में है। ब्राजील में रियो है। और फिर लंदन की बात करें ये ब्रिटेन में है। ठीक, या फिर यूके लिख देते हैं, यहाँ पे है। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे ये, क्योंकि ये 4 वर्ष में आयोजन, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है कितने वर्षों में होता है, 4 वर्ष में, इसलिए देखिए यहाँ पे 4-4 का गैप है। लेकिन ये आयोजन जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, ये आयोजन 2022 में हुआ था, क्योंकि कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया था। ठीक, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी में जीता। और बात करते हैं पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था, जेम्स कॉलोनी ने जीता था विश्व में पहला ओलंपिक पदक। बात करते हैं 2012 में ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। 2016 में ओलंपिक गेम रियो ब्राजील में हुआ था। और 2020 में ओलंपिक गेम टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं आयोजन कितने वर्ष में होता है, 4 वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी का क्या कारण है। तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी का कारण है कैल्शियम में कमी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी का कारण कैल्शियम में कमी है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे पशु में महामारी रोग क्यों होता है। पशु में महामारी रोग का कारण क्या है, पशु में महामारी रोग का कारण क्या है। तो पशु में जो महामारी रोग का कारण है वो वायरस है। ठीक, पशु में महामारी रोग का कारण वो वायरस होता है। और पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है। भारत में पशुओं का जो सबसे बड़ा मेला है वो कहाँ पे लगता है, सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है। तो ये पशुओं का जो सबसे बड़ा मेला है वो सोनपुर में लगता है। कहाँ पे, सोनपुर बिहार में लगता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सोनपुर बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला होता है। तो आप लोग एक युग से परिचित होंगे जिसे संगम युग कहते हैं। संगम युग में अब पूछा जाता है एग्जाम में, युद्ध का कारण क्या था। संगम युद्ध में जो युद्ध का कारण क्या था, यहाँ पे पशुओं की चोरी कर ली जाती थी। पशुओं की चोरी यहाँ पे युद्ध का कारण था। पशुओं की चोरी की वजह से संगम काल में युद्ध होते थे। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी का योग क्यों होता है, तो इसमें कैल्शियम की कमी के कारण होता है। पशुओं में महामारी रोग का कारण वायरस होता है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला इस सोनपुर बिहार में लगता है। बात करें संगम युग में जो युद्ध का कारण बनता है वो पशुओं की चोरी होती थी। ठीक, अब बात करते हैं लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये अरावली से होता है। लूनी नदी का उद्गम अरावली से होता है। और ये कहाँ पे गिरती है, ये गिरती नहीं है, ये ऐसी एक नदी है जो कच्छ के रण में क्या हो जाती है, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ऐसी नदी है जो किसी महासागर में या फिर नहीं गिरती है, ये कच्छ के रण में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि इंडो ब्रह्मा क्या है। आप लोग बताएंगे कि इंडो ब्रह्मा क्या है। इंडो ब्रह्मा क्या है, तो इंडो ब्रह्मा एक क्या है, एक पौराणिक नदी है। इंडो ब्रह्मा क्या है, एक पौराणिक नदी है। कैसी नदी है, एक पौराणिक नदी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए लूनी नदी का उद्गम अरावली पर्वत से हुआ। अरावली पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, राजस्थान में। अरावली पर्वत का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में। सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की क्या है, गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी। और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली मानी जाती है। और ये कहाँ पे गिरती है, यहाँ पे लूनी नदी कहाँ पे गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है। ठीक, लुप्त हो जाती है। इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला है पंचगंगा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है। तो पंचगंगा और दूध गंगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है।
आपसे पूछे कि यहाँ पे नागार्जुन बांध किस नदी पे बना हुआ है, नागार्जुन बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है नागार्जुन बांध। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे क्षिप्रा की सहायक नदी क्या है, क्षिप्रा की सहायक नदी क्या है, तो क्षिप्रा की सहायक नदी, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, ये चंबल की सहायक नदी, क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी। और चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी चंबल है। और यमुना किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। देख लेते हैं, क्षिप्रा की सहायक नदी चंबल, चंबल की सहायक नदी यमुना, यमुना सहायक नदी है चंबल, सहायक नदी यमुना की, और यमुना सहायक नदी गंगा की। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। दूध गंगा पंच गंगा, ये किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और कृष्णा नदी पे नागार्जुन बांध बना हुआ है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ओलंपिक में जो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है वो कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी है। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक, अब बात करते हैं, आप लोग बताएंगे कि सायना नेहवाल का संबंध किससे है, सायना नेहवाल का संबंध किससे है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, और ये बैडमिंटन से संबंधित है। सायना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये 2012 का जो ओलंपिक हुआ था, 2012 में ये क्या जीती थी, कांस्य पदक जीती थी। ठीक, कांस्य पदक ये जीती थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओलंपिक ध्वज में कितने, ओलंपिक जो ध्वज होते हैं, ओलंपिक जो ध्वज होते हैं उसमें कितने गोले होते हैं, तो ओलंपिक ध्वज में जो गोलों की संख्या है वो कितनी होती है, 5 गोले होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं, काला लाल हरा नीला और पीला, ये इसमें 5 ध्वज होते हैं। काला लाल हरा पीला नीला, इसमें 5 कलर होते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं एक बार साथ में, आपसे पूछे कि यहाँ पे देख लीजिए, आपसे पूछे कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी थी। और सायना नेहवाल का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। और ये कब, 2012 में ये कांस्य पदक जीती थी। ठीक, अब बात करते हैं ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है, 5। और जैसे जो ओलंपिक गोले हैं उसमें ऐसे इस तरह के गोले बने होते हैं, और इसमें इसकी संख्या कितनी है, 5। कौन कौन से रंग के हैं, काला रंग के, लाल रंग के, हरा रंग के, नीला और पीला रंग के इसमें रिंग पाए जाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से खून का जो है रुकाव बंद नहीं होता। ठीक, तो इसका जवाब आप लोग बताएंगे, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, तो विटामिन जब के की कमी होती है, विटामिन के की वजह से खून का रुकाव बंद नहीं होता, खून लगातार बहता जाता है। और खून को थक्का जमाने में क्या सहायक होता है, तो खून को थक्का जमाने में जो सहायक होता है वो क्या होता है, हिपेरिन होता है, खून के थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक, आपसे बताएंगे कि रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता, तो ये आप लोग बताएंगे कि हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक, हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता। आ रहे हैं। इस लीग के लिए हो जाओ तैयार। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे रक्त शुद्ध किस कहाँ पे होता है, रक्त शुद्ध किडनी में होता है, रक्त शुद्ध किडनी में होता है। और रक्त का पीएच कितना होता है, रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है रक्त का पीएच, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और रक्त समूह की खोज किसने की थी, आप लोग बताएंगे कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, तो विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। खून का जमाव में कौन सा सहायक होता है, हिपेरिन सहायक होता है। और रक्त का थक्का हीमोफीलिया रोग में नहीं बंद होता, हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बंद होता। ठीक, और यहाँ पे देखिए रक्त शुद्ध कहाँ पे होता है, किडनी में। और रक्त का जो पीएच होता है 7.4 होता है।
और ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और रक्त की माप किस यंत्र से की जाती है? रक्त की माप किस यंत्र से की जाती है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से की जाती है। स्फिग्नोमैनोमीटर से की जाती है। स्फिग्नोमैनोमीटर से की जाती है रक्त का माप। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? राष्ट्रीय भाषा किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया, घोषित किया गया? तो अनुच्छेद नंबर 343 में कहा गया कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या होगी? हिंदी होगी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे, तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे? तो 2016 का जो ओलंपिक खेल हुआ था रियो में हुआ था। तो यहाँ पे देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि रक्त की माप स्फिग्नोमैनोमीटर से की जाती है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के दिन मनाते हैं। राष्ट्रीय भाषा हिंदी को 343 में मनाया गया। अनुच्छेद नंबर 343 में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे? रियो ब्राजील में ओलंपिक खेल हुए थे 2016 में। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ओलंपिक की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? एथेंस से हुई थी। और एथेंस कहाँ पे है? यूनान में है। एथेंस में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1896 से इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत भाग कब लिया था? भारत यहाँ पे इसमें भाग कब लिया था? भारत सब सन 1900 में इसमें भाग लिया था। और ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? तो ये सारी चीजें आप लोग देख ही चुके हैं। 4 वर्षों में इसका आयोजन होता है। 4 वर्षों में इसका आयोजन होता है। और ओलंपिक जो समिति का हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। अब देख लेते हैं यहाँ पे सन 2016 में ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? रियो ब्राजील में हुआ था। ओलंपिक खेल का शुरुआत एथेंस से हुआ था। एथेंस कहाँ पे? यूनान से। और इसकी शुरुआत 1896 ईस्वी से हुई थी। और भारत का भाग लिया था 1900 ईस्वी से इसे भाग लिया था। और ये इसका आयोजन 4 वर्षों में होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों में होता है। हरियाणा की प्रसिद्ध नस्ल की जो भैंस है उसका क्या नाम है? तो मुर्राह है हरियाणा की प्रसिद्ध नस्ल की भैंस। आपसे पूछे कि शीतला माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? शीतला माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? जो शीतला माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। गुड़गांव में स्थित है। ठीक, गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो सौर संगठन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जो सौर संगठन का हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। ठीक, गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में हुआ था 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। आप लोग पूछे हरियाणा की प्रसिद्ध नस्ल की भैंस का नाम मुर्रा है। शीतला माता मंदिर गुड़गांव हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? गुड़गांव हरियाणा में है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? ये हरियाणा में है 2011 के जनसंख्या के अनुसार। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो राज्य मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक, ये भी आप लोग बताएंगे। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी थी। और किस राज्य की बनी थी? ये यूपी राज्य की बनी थी। सुचेता कृपलानी ये यूपी राज्य की भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और मंत्री परिषद यहाँ पे जो आपकी सीएम की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद नंबर 163 में है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। आपसे पूछे कि राज्य मंत्री परिषद के प्रधान कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। मुख्यमंत्री के बारे में जो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 63 है, 163। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्थित है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसमें कुछ सदस्य देश की संख्या कितनी है? 193 सदस्य देश है।
और सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है सबसे नवीनतम सदस्य देश यूएनओ का। और पहले महासचिव कौन है? यूएनओ के पहले महासचिव कौन है? ठीक, तो ये भी आप लोग बताएंगे यूएनओ के पहले महासचिव कौन है? तो ट्रिगवेली हैं यूएनओ के पहले महासचिव, ट्रिगवेली हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के रहने वाले थे ट्रिगवेली। और वर्तमान समय में जो यूएनओ के महासचिव हैं वो कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस हैं। वर्तमान समय में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ के रहने वाले हैं? ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो देख लेते हैं एक बार साथ में। आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और सदस्य देशों की संख्या 193 है। और सबसे नवीनतम जो सदस्य देश है, सबसे नवीनतम जो सदस्य देश है दक्षिणी सूडान है। और बात करें वर्तमान में, एंटोनियो गुटारेस इसके अध्यक्ष हैं। और पहले महासचिव कौन है? ट्रिगवेली हैं, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। एंटोनियो गुटारेस कहाँ के हैं? एंटोनियो गुटारेस कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में पहली मेट्रो कहाँ से प्रारंभ हुई? पहली मेट्रो कहाँ पे चली थी भारत में? कोलकाता में चली थी। भारत में पहली मेट्रो कब चली थी? 1984 में भारत में पहली मेट्रो कोलकाता में चली थी। किस नदी पे चली थी? यहाँ पे पहली मेट्रो कहाँ पे चली थी? कोलकाता में। तो भारत के मेट्रो मैन कौन कहे जाते हैं? भारत में मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? भारत में मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो श्रीधरन को कहा जाता है। भारत में मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? श्रीधरन को कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? श्रीधरन को कहा जाता है। और बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे। और हुगली नदी क्या है? हुगली नदी क्या है? तो ये गंगा नदी की वितरिका है। हुगली नदी क्या है? गंगा नदी की वितरिका है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गंगा नदी की वितरिका है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और बात करते हैं महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की एक राजधानी है। ठीक, बात करते हैं भारत की मेट्रो नगर किस नगर में आरंभ हुई थी? तो भारत में मेट्रो कहाँ पे? सबसे पहले कोलकाता में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1984 में शुरू हुई थी। और बात करते हैं यहाँ पे भारत के मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? श्रीधरन को कहा जाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका है। और महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को महलों का शहर के कहा जाता है। ठीक, बात करते हैं भारत में पहली रेल कहाँ चली थी? तो यहाँ पे रेल के बारे में इतिहास देखते हैं। तो पहली रेल भारत में मुंबई से थाने तक चली थी। मुंबई से थाने तक पहली रेल चली थी। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखें, मुंबई से थाने तक पहली रेल चली थी। आपसे पूछे कि कितनी यात्रा है? तो 24 किलोमीटर की दूरी पे ये चली थी। 24 किलोमीटर टोटल लंबाई था यहाँ पे चली थी ये ट्रेन। आपसे पूछे कि कब चली, डेट पूछे तो 16 अप्रैल बताएंगे। 16 अप्रैल 1953 को चली थी। 16 अप्रैल 1953 को चली थी। और इस समय शासन किसका था? लॉर्ड डलहौजी के शासन में चला था। लॉर्ड डलहौजी के शासन में भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। और बात करते हैं भारत में कुल रेल जोन कितने हैं? भारत में कुल रेल जोन कितने हैं? तो भारत में कुल कितने रेल जोन है? भारत में कुल 18 रेल जोन है। आपसे पूछे कि भारत में रेलवे भर्ती बोर्ड कितनी है? भारत में कुल रेलवे भर्ती बोर्ड कितनी है? तो ये आप लोग बताएंगे भारत में कुल कितने रेलवे भर्ती बोर्ड है? 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मुंबई से थाने तक चला था, 34 किलोमीटर की यात्रा थी इसकी लंबाई। और 16 अप्रैल 1953 को भारत में पहली रेल चली थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। भारत में कुल रेलवे जोनों की संख्या 18 है। और रेलवे भर्ती बोर्ड भारत में कुल कितने हैं? 21 हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 सदस्य ऐसे होते हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य होते हैं। और अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल है ये कितने वर्षों का होता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2 वर्षों का कार्यकाल होता है। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं, ये तो आपको नाम से ही पता चला है, ये परमानेंट होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं क्या है। तो आप लोग बताएंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 क्या है? अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को
दुनिया का सुरक्षा परिषद कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। आप लोग बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द हैग में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। बाकी जो अंग है उसके सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है, जबकि जो सुरक्षा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, द हैग में। यूएन महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे। यूएन महासभा में पहले हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे भारतीय थे जो यहाँ पे जाके हिंदी में भाषण दिए थे। और महासभा को, यूएन महासभा को क्या कहते हैं, इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं, इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। ठीक, और विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, विश्व की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो कौन थी। ठीक, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि वैलेंटीना थी। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, वैलेंटीना थी। ये कब गई थी, 1963 में गई थी। और आपसे पूछे कि विश्व अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व में पहला व्यक्ति कौन था, अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व में पहला व्यक्ति कौन था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पहला व्यक्ति कौन था, यूरी गागरिन था। यूरी गागरिन था, ये पहला व्यक्ति था अंतरिक्ष में जाने वाला। और ये कब गया था, 1961 में गया था। किस देश से गया था, रूस से गया था। ठीक, और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था, राकेश शर्मा था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कब गए थे, 1984 में गए थे। ठीक, 1984 में। देख लेते हैं यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो वैलेंटीना थी, जो कि 1963 में गई थी। और भारत के पहला जो विश्व में पहला अंतरिक्ष यात्री था पुरुष में, वो कौन था, यूरी गागरिन था, 1961 में गया था, रूस से गया था। और पहला भारतीय कौन था जिसने अंतरिक्ष में गया, राकेश शर्मा थे, 1984 में गए थे। किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था, तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ये कैसी सभ्यता थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कांसा कैसे बनता था, कांसा को कैसे बनाते थे, यहाँ पे तांबा और टिन को मिला के बनाते थे कांसा। तांबा एंड टिन को मिला के, इसे मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है। ठीक, तो कांसा मिश्र धातु है, जब दो या दो से अधिक धातु को मिला के कोई नया धातु बनाते हैं तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। एक मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली थी, नर्तकी की मूर्ति मिली थी, कहाँ से मिली थी, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। और इसके बारे में पूछा जाता है किससे बनी थी, तो ये कांस्य से बनी हुई थी नर्तकी की मूर्ति। और आप लोग बताएंगे कि लोहा का खोज किसने किया था, लोहा का खोज किसने किया था, तो आर्यों को माना जाता है कि लोहा का खोज किसने किया था, आर्यों ने किया था। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, तो यहाँ पे बताएंगे आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पहले मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तांबा। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कांसा कैसे बनता था, और तांबा और टीन मिला के कांसा बनाया जाता था। और जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से, किसकी बनी थी, कांस्य की बनी थी। और तांबा और टीन इसकी मिश्र धातु है, मिश्र धातु कौन है, कांसा है। और ये लोहा का खोज किसने, आर्यों ने किया था। महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पे स्थित है, तो महात्मा गांधी की जो समाधि है राजघाट है। राजघाट कहाँ पे स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट है और राजघाट दिल्ली में स्थित है। आपसे पूछे कि कबीर की जो समाधि है कहाँ पे स्थित है, कबीर की जो समाधि है मगहर में है, मगहर में स्थित है। और आपसे पूछे कि एकता भूमि किसकी समाधि स्थल है, एकता भूमि किसकी समाधि स्थल है, तो ये भीमराव अंबेडकर की है, एकता भूमि समाधि स्थल भीमराव अंबेडकर की है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। और कहाँ पे किया था इसकी स्थापना, कोलकाता में। कहाँ पे किया था इसकी स्थापना, कोलकाता में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि सती प्रथा के अंत में सर्वाधिक, सती प्रथा का जो अंत है इसमें, इसको अंत करने में सर्वाधिक प्रयास किसने किया था,
सती प्रथा के अंत करने में सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में हुआ था। और सती प्रथा में जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, ये भी पूछा जाता है। तो अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। अकबर सेकंड ने इसे राजा की उपाधि दी थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो ये भी किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना किया था। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? ब्रिस्टल में मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। और यहाँ पे समाधि भी कहाँ पे स्थित है? ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि भी स्थित है। देख लेते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में किया था। और कहाँ पे? कोलकाता में किया था। और इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने सर्वाधिक प्रयास 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। और इनकी मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। और इनकी समाधि भी यहीं ब्रिस्टल इंग्लैंड में बनी हुई थी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। रामकृष्ण मिशन किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। कब किया था? 1897 में किया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया था? कहाँ पे? वेलूर मठ में बनाया था। वेलूर मठ कहाँ पे? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर बनाया था। और रामकृष्ण मिशन कौन थे? ये रामकृष्ण कौन थे? ये विवेकानंद के गुरु थे। विवेकानंद अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। और इनके जो रामकृष्ण है इनका मूल नाम क्या था? ये भी पूछा जाता है। रामकृष्ण के मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम गदाधर था। रामकृष्ण के मूल नाम क्या थे? गदाधर थे। और जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, शिकागो में क्या आयोजन होता है? इसमें विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1893 में। यहाँ पे भारत की तरफ से भाग लेने कौन गए थे? विवेकानंद भारत की तरफ से भाग लेने गए थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं एक बार साथ में। आपसे पूछे रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था। 1837 में किया था। हेडक्वार्टर वेलूर मठ कर्नाटक में बनाया गया था। वेलूर मठ कोलकाता में बनाया गया था। विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण था। विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इनका मूल नाम क्या था? गजाधर था। इनका मूल नाम क्या था? गजाधर था। ठीक, गदाधर। और शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने 1893 में भारत की तरफ से विवेकानंद जी गए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रजत रंगनी पुस्तक की लेखक कौन है? कल्लड़ है। रजत रंगनी पुस्तक की लेखक कौन है? कल्लड़ है। आपसे पूछे कि कर्पूर मंजरी के पुस्तक के लेखक कौन है? कर्पूर मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजशेखर है। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन? राजशेखर है। आपसे पूछे कि जियोग्राफी का पुस्तक के लेखक कौन है? जियोग्राफी का पुस्तक के लेखक कौन है? तो इरेटोस्थनीज है। जियोग्राफी का पुस्तक के लेखक। आपसे पूछे अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर के दिन मनाते हैं अभियंता दिवस। 15 सितंबर के दिन अभियंता दिवस मनाते हैं। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी के दिन मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आपसे पूछे कि यहाँ पे विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? 14 जून के दिन मनाते हैं। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी कहाँ पे है? ये भद्रावती कर्नाटक में। भद्रावती कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। ठीक, आपसे पूछे कि भारतीय यूरेनियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? भारतीय यूरेनियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। यूरेनियम जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे साथ में है। तो रजत रंगनी पुस्तक के लेखक कल्लड़ है। कर्पूर मंजरी की पुस्तक के लेखक राजशेखर। जियोग्राफी का पुस्तक के लेखक इरेटोस्थनीज। अभियंता दिवस 15 सितंबर के दिन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 18 फरवरी के दिन। और विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून के दिन मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 दिन को। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड कंपनी के लेखक भद्रावती में स्थित है। भारतीय यूरेनियम जो लिमिटेड है वो कहाँ पे स्थित है? जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
आपसे पूछे कि भिलाई स्टील सहायता किसकी सहायता से बना था? स्टील प्लांट रूस की सहायता है। कहाँ पे स्थापित किया गया था? छत्तीसगढ़ में इसको स्थापित किया गया है। ठीक, आपसे पूछे कि बोकारो किसकी सहायता से बना है? बोकारो भी किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। लेकिन बोकारो कहाँ पे है? झारखंड में इसकी स्थापना की गई थी, बोकारो स्टील प्लांट। आपसे पूछे कि दुर्गापुरा स्टील प्लांट, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। जो दुर्गापुरा का पूरा स्टील प्लांट है ये कहाँ पे बना? ये पश्चिम बंगाल में बना और किसकी सहायता से? ये ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया। और राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है? राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है। किसकी सहायता से? ये जर्मनी की सहायता से बनाया गया। चाणक्य किसके समकालीन थे? तो ये चाणक्य चंद्रगुप्त के समकालीन थे। चंद्रगुप्त के समकालीन थे। चंद्रगुप्त दरबार के ये क्या थे? ये चंद्रगुप्त के गुरु थे एंड महामंत्री थे। चंद्रगुप्त के गुरु एंड महामंत्री थे चाणक्य। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं चाणक्य समुद्रगुप्त के बारे में बात करें। समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। और बात करते हैं यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना जो है, मौर्य वंश की जो स्थापना है ये किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और सुदर्शन झील का निर्माण भी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।